Hello everyone, good evening. चलिए फिर हम आज के आपके बीच में लेके आए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एपीपीएससी का सेकंड पेपर। उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं जो मैंने आपके साथ करे हैं। कुछ क्वेश्चन होने अभी बाकी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं, कौन कौन से बाकी रह गए हैं। चलिए देखते हैं। ये ऑप्शनल का है, ये हो गया है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक, ये हो चुका है। साइलेंट फीचर मैंने बता दिए थे कहाँ कहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साइलेंट है, जहाँ नहीं कुछ बोलता है। ठीक, नहीं हुआ ये, इस पे हो गया है। पंचायती राज पे नहीं हुआ है। वेलफेयर प्रिंसिपल रह गया है अभी। ये क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन है, हाईलाइट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट इन इंडिया। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट की क्यों जरूरत पड़ती है? कोड ऑफ कंडक्ट की इसलिए जरूरत पड़ती है कि आदमी न्यूट्रल होकर काम करे, ना तो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रहे, ऑनेस्ट रहे। ठीक, ना तो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रहे, ऑनेस्ट रहे, महंगे गिफ्ट भी ना ले, और वीकर सेक्शन जो है उसका स्पेशली ध्यान रखे। ठीक, अगर वो सब कुछ करते हुए ऐसे काम करता है, न्यूट्रल नहीं रहता है, मॉरलिटी नहीं उसके अंदर है, एथिक्स उनके अंदर नहीं है, तो फिर क्या है कि वो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या है कि फिर आपको नोटिस जारी होंगे, मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो किसी सिविल सर्वेंट में न्यूट्रलिटी कितने मायने रखती है, ये बात मायने रखती है। वो कितना वर्क करता है, कितना ऑनेस्ट रहता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कुछ जॉब्स उसने जिले पर कुछ जॉब्स अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए रिजर्व रखी हो, उन्हें प्रमोट करता हो। ठीक, ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, रेस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हम इसे 3-4 सेक्शन में बांट लेंगे। देखिए, जब हम संविधान बना रहे थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, संविधान बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी हुई थी हमारी, तो जब सिविल सर्वेंट की बारी आई तो हमारे कुछ संविधान सभा के लोगों ने ये कहा कि भी हम देखिए इस ब्रिटिश लेगेसी को बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि इसने हमें एक्सप्लॉइट किया है। तभी सरदार पटेल जी, जो आयरन मैन है, उन्होंने इनका समर्थन किया कि देखिए मैंने इनके साथ काम करा, अभी जो प्रिंसली स्टेट हमने इन किए हैं, भारत को एक करने में, इंडिया के इंटीग्रेशंस में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस है। लिहाजा इन्हें आप लैप्स ना करें या इन्हें डिलीट ना करें, इन्हें आप बनाकर रखें, क्योंकि ये वाकई एक स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया होता है। अगर सरकार ना हो, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो ये एक तरह से सरकार का ही काम करते हैं। और जब ये सरकार का काम करते हैं तो एक ये कंटिन्यूटी देते हैं, कंटिन्यूसली सरकार चलती रहती है, कंटिन्यूटी के साथ चलती रहती है।
ऐसा नहीं है अगर मान लीजिए रेल मिनिस्टर नहीं है तो ट्रेन चलनी बंद हो जाती है। समझ गए आप मेरी बात? तो चलाने वाला वो सिस्टम है। कौन है वो? सिविल सर्वेंट है। तो सिविल सर्वेंट बहुत का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सिविल सर्वेंट है इनको न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है या नहीं? मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी के ये फेवर में अनफेवर में काम करें तो क्या ये डेवलपमेंट कर पाएंगे जिले पे या फिर देश में? एक एग्जाम्पल से आप मेरी बात समझे कि एक पार्टी विशेष ए है और सिविल सर्वेंट बी है। एक पार्टी है ए जो कम्युनल है, जाति या रिलीजन पे बात करती है, उसके बेस पे सरकार बनाती है। ठीक। और जो बी है वो सिविल सर्वेंट है। अब ए ने कहा कि भाई जब आप मान लीजिए जिले पे बैठे हो, डिस्ट्रिक्ट डीसी बन के बैठे हो, तो आप एक कम्युनिटी सी है इसका कोई काम नहीं करोगे। आप कम्युनिटी सी का कोई काम नहीं करोगे तो आप क्या हुआ? न्यूट्रल कहां होगे? आप तो क्या है एक ही पार्टी के फेवर में बात कर रहे हैं। सी आपके पास आया कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम, बोले नहीं चलो निकलो यहां से, हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अब कंट्री कैसा है? सेकुलर है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। तो आप अगर इसका काम नहीं करेंगे तो इसका वायलेंस होगा नहीं होगा? इसके फंडामेंटल राइट का वायलेंस होगा या नहीं होगा? इसलिए आप ये नहीं कर सकते जैसे ही कोई पॉलिसी बनाएगी सरकार ए, बी को उसे इम्प्लीमेंटेशन देना है। किसके साथ? इक्वलिटी के साथ। ना किसी का रिलीजन देखता है, ना किसी का जेंडर, ना किसी का कास्ट, ना किसी का बर्थ ऑफ प्लेस, ना किसी का रेस। ठीक। तो इनका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है क्योंकि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देने वाला इंस्टीट्यूशन यही होता है। एक एग्जाम्पल से और समझे। आप ये बात पूरी समझ गए कि ए कोई पार्टी है जो एक कम्युनल तरीके से काम करती है, और सी एक दूसरी पार्टी है, बी एक सिविल सर्वेंट है जो इनका काम नहीं कर रहा। चलिए देखिए, जो काम होता है पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है कैसे? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक। देखिए पॉलिसी मेकिंग काम किसका है? ये है पार्लियामेंट का। पॉलिसी मेकिंग पार्लियामेंट। पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा? एग्जीक्यूटिव्स। कौन देगा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कितने टाइप का होता है? 2 टाइप होता है। एक होता है हमारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और एक होता है नॉन परमानेंट। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? ये है हमारे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के लोग, प्रोविंशियल सर्विस के लोग। ठीक। और इससे नीचे के भी कुछ अफसर, सेक्शन ऑफिसर वगैरह। जो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, ये होती है हमारी प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप इतना तो जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? हर 5 साल के बाद बदल जाती है, और ये लोग जो हैं ये हमेशा बैठे रहते हैं। तो इसलिए इनका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है कि जो हम बात करते हैं किसकी? राइट टू इक्वलिटी की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो किसके लिए आधार पर करते हैं? हम कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट के आधार पर करते हैं। और सिविल सर्वेंट अगर न्यूट्रल ना हो तो हो सकता है एक कम्युनिटी विशेष का डेवलपमेंट करे, या सारी सरकार की योजनाओं को, जितनी स्कीम्स हैं, वो किसी एक जाति, धर्म या रीजन के लोगों को दे दे, बाकी लोग देखते रहे, बैठे रहे। तो क्या हो गया इससे? इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी नहीं रही। इसलिए जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए हमारी सरकार ने 2-3 एक्ट पास करे। कौन कौन से एक्ट हैं जिनके आधार पर इनका क्या होगा? ये बात चेक करी जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है।
तो दो एक्ट है, दो रूल है यार, एक्ट नहीं रूल। पहला है ऑल इंडिया सिविल सर्विस या ऑल इंडिया सर्विस। क्या है? ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968, एक तो ये पास करा हमने, और इसमें इनके क्या क्या रोल होंगे, क्या क्या इनके पास डिस्कशनरी पावर होंगी, क्या इनके पास डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, ये सारे इस एक्ट में प्रोविजन है। न्यूट्रल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, इसमें दिए हैं। दूसरा एक रूल और है, वो है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। ठीक, और जो अगली बात है, ये दोनों रूल समझ गए आप। इन दोनों रूलों में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट है, एलाइड सर्विस है, ठीक, ये ऑल इंडिया सर्विस की जो है उनके लिए है। ठीक, अब जो है तीसरी बात है, वो करते हैं हम सीधी कॉन्स्टिट्यूशंस की। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या बोलता है इनसे? आर्टिकल 312 में कही गई है इंडियन सिविल सर्विस की बात, और 331 में कहा गया है क्या, इन्हें भी तो कुछ प्रिविलेज मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? 331 में ये बात कही गई है कि इन्हें अपॉइंट करने से नीचे का कोई ऑफिसर इन्हें हटाएगा नहीं। ये सिक्योरिटी है इनके साथ। क्या है भाई? सिक्योरिटी है। कैसी सिक्योरिटी है? वो सिक्योरिटी है कि ये निडर होकर, न्यूट्रल होकर, किसी के राजनीतिक दबाव में ना आए, किसी जो अपोजिशन है उसके दबाव में ना आए, ठीक, किसी किसी स्मगलर के दबाव में ना आए। काम कैसे करें? रूल ऑफ लॉ की तरह काम कैसे करें, जो इनके कानून में लिखा गया है, रूल्स में लिखा गया है, उस तरीके से ये काम करें। तो अब हम जब भी बात करेंगे इसके कोड ऑफ कंडक्ट की, वो तीन चीज़ों को लेकर काम बात करेंगे। पहली बात है ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968, और एक है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964। तो इनमें क्या क्या प्रोविजन किया गया है वो हम आगे चल के देखते हैं। तो देखिए, ये जो सिविल सर्वेंट है बहुत सारे हैं, लेकिन हम 4-5 पॉइंटों में इस बात को डिस्कस करेंगे कि 4-5 में जो है इन्हें पता लग जाएगा ये कौन कौन से और क्या क्या काम इन्हें करने चाहिए। तो पहला काम क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वैल्यूज। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वैल्यू। क्या क्या इनकी फंडामेंटल ड्यूटीज है और क्या क्या उनकी वैल्यू है। सेकंड पॉइंट में बात करेंगे स्पेसिफिक प्रोहिबिशन इन द कंडक्ट रूल। स्पेसिफिक, एक मिनट सॉरी, स्पेसिफिक, ठीक भाई, प्रोहिबिशन इन द कंडक्ट रूल। स्पेसिफिक प्रोहिबिशन in the conduct rule।
और एक तीसरा और ले लेते हैं, इन्फोर्समेंट फोर्समेंट एंड ऐसे लिखते हैं, एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, हाँ ठीक है। तो हम जब बात करेंगे किस पे करेंगे, इन 3 पॉइंटों से इसे क्लियर करेंगे। पहले तो देखते हैं ड्यूटीज। तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वैल्यूज देखते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैंने कहा न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी एथिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये बताने हैं आपको बस इतने से। अपलोड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, ये क्या होने चाहिए इसमें, ऑनेस्टी एथिकली स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिमोनेस्ट्रेट डेवोलेशन टू ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक, अपहोल्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड फेयरनेस इन ऑल ऑफिशियली डिसीजन, जितने भी आप ऑफिशियली डिसीजन ले रहे हो कैसे होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए, और विदाउट पार्शियल होने चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर बिल्कुल भी, ठीक, अकाउंटेबल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक, एंड रेस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक स्पेशली वीकर सेक्शन। इसमें क्या क्या बताना है आपको, न्यूट्रल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक, डेमोस्ट्रेशन डेवोशन टू ड्यूटीज होनी चाहिए, डिवोशन, ठीक, अपहोल्ड इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए ऑल ऑफिशियल डिसीजन में, ये बताएंगे आप, ठीक, अकाउंटेबिलिटी वगैरह वगैरह इसमें बताएंगे। चलिए जो सेकंड पॉइंट है उसका स्पेसिफिक प्रोहिबिशन इन द कंडक्ट रूल्स। तो इसमें आप बताएंगे भाई देखिए इसमें 4-5 काम करने हैं। दे रूल आल्सो लिस्ट स्पेसिफिक प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड प्रिजर्व न्यूट्रलिटी। मैंने कहा न्यूट्रलिटी होनी जरूरी है। नो पॉलिटिकल एक्टिविटीज, क्या है, नो पॉलिटिकल इसमें है ये नहीं, तो इसका पहला पॉइंट बनता है नो पॉलिटिकल एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल पूरी तरीके से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे आप। मतलब किसी के फेवर में वोट नहीं मांगेंगे, किसी से किसी को वोट डालने के लिए नहीं कहेंगे, कैसे रहेंगे आप, न्यूट्रल रहेंगे। सरकार की जो पॉलिसी हैं उनका समर्थन करेंगे,
पॉलिसी कभी गलत नहीं होती किसी भी सरकार की। ठीक, जो काम आपको दिया गया है वो करेंगे, रेस्पेक्ट के साथ करेंगे और न्यूट्रल होकर करेंगे। किसके लिए करेंगे? वीकर सेक्शन के लिए करेंगे। जो समाज का वो कमजोर रूट लेवल का आदमी है उसे बराबरी में लाने भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे कहने का मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होंगी। सेकंड बात, नो एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। थ्रू इन्फ्लुएंस यूजिंग ऑफिशियल पोजीशन। ऑफिशियली पोजीशन को क्या करेंगे आप? सिक्योर करेंगे। जॉब फॉर रिलेटिव इज प्रोहिबिटेड। मतलब ऐसा ना हो अपने लोगों के लिए जॉब को सिक्योर करें। ठीक, बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस हो जाएगा। फिर आपके खिलाफ क्या हो जाएगा? डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक, इसलिए देखिए इन पे ज़्यादा विश्वास करती है हमारी सरकार है। कोई भी सरकार आए इन लोगों पर ज़्यादा विश्वास करती है। साउंड प्रॉब्लम है। अब तो नहीं है बेटा? नीमा लामा बेटा अब तो नहीं है? प्लीज बताएं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। ठीक, तो नो एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिली मेंबर थ्रू इन्फ्लुएंस यूजिंग ऑफिशियली पोजीशन टू सिक्योर जॉब फॉर रिलेटिव इज प्रोहिबिटेड। ठीक भाई। रेस्ट्रिक्शंस ऑन गिफ्ट। कोई महंगे गिफ्ट नहीं लोगे। अगर कोई महंगे गिफ्ट लोगे तो उसकी एंट्री करोगे, उसे बताओगे। पता चला कोई आया और आपको अच्छा खासा गिफ्ट देके चला गया। ठीक, तो ऐसे कोई गिफ्ट आपको नहीं लेने का, जब आप उस पोजीशन में आ जाओ। ठीक, ठीक भाई, न्यूट्रल रहना है। ठीक, एनफोर्समेंट डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आप जनता की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो, जिले डेवलपमेंट नहीं करते हो, जिले पे हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, जिले पे पीडब्ल्यू का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक, आप किसी जाति विशेष को प्रमोट करते हो, कम्युनिटी विशेष को प्रमोट करते हो, या उनके लिए सारे स्कीम्स बना कर देते हो, उनके सारे काम करते हो, तो फिर आपके खिलाफ क्या हो सकता है? डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। आप मीडिया रिपोर्ट में कोई किसी पार्टी का ना समर्थन करेंगे ना पार्टी का विरोध करेंगे। कोई मीडिया में आकर आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो आपसे कहा जाए आप वो करें। ठीक, ये है पर्दे के पीछे की ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसे? पर्दे के पीछे की ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक भाई, अब डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, तो ये क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक, आपको सिर्फ क्या क्या मिलेगा? वोटिंग राइट मिलेगा, एक मैरिज कर सकते हो। क्या मिलेगा आपको? वोट ऑफ राइट टू वोट मिलेगा, वोट डालने का राइट मिलेगा। वो आपकी मर्जी है, आप किस पार्टी को देना चाहते हो, किस कैंडिडेट को देना चाहते हो, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि वो वोटिंग सीक्रेट होती है, इसलिए आप वोट दे सकते हो। ठीक, किसी राजनीतिक दल की किसी पार्टी को अटेंड नहीं करोगे आप। मैरिज, जैसे मैरिज अटेंड कर ली, कोई बर्थडे पार्टी अटेंड कर ली, नहीं करोगे। न्यूट्रल रहना है। काम सारे आपको करने हैं, लेकिन पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने आके नहीं काम करोगे आप। तो ऐसे काम कौन करेगा? क्या कौन है? ये कोड ऑफ कंडक्ट है। मैरिज एक
फैमिली मेंबरों को आपको इतना बड़ा बंगला, कोठी दी जाएगी, बहुत आवाजाही लोगों की नहीं होगी। मिसयूज पावर का नहीं करोगे, पोजीशन का नहीं करोगे, जिले का सारा डेवलपमेंट करोगे। तो ये किसके काम है? किसके काम है? कोड ऑफ कंडक्ट में है। अगर आपने ऐसा कुछ करा तो फिर आपके साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है और लिया जाता है। जब आप देखेंगे, एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, अशोक खेमका, अब तो रिटायर्ड हो गए। जितनी जॉब है उतने ट्रांसफर है, क्योंकि ये लोग सरकार को हिलाने का दम भी रखते हैं। समझ रहे हो हमारी बात? अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता तो इनके पास बहुत पावर होती है, इसलिए इन्हें बताया गया कि आपका रास्ता ये है, किसी के फेवर में बात नहीं करोगे, न्यूट्रल रहोगे, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस नहीं करोगे, ठीक, महंगे गिफ्ट नहीं लोगे, किसी की पार्टी अटेंड नहीं करोगे, किसी राजनीतिक पार्टी या कोई आपके एरिया का कोई नेता हो उस टाइप का, उसके घर नहीं जाओगे, उसे किसी पार्टी में नहीं बुलाओगे, उसकी किसी पार्टी में नहीं जाओगे, एक मैरिज करोगे। ऐसा नहीं आपने एक 4-5 मैरिज कर रखी है, ठीक। अगर ऐसा होता है तो फिर आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं है, ठीक भाई। तो गिफ्ट above a certain values must be reported to the government to avoid undue influence। समझे? अगर आपने कोई महंगा गिफ्ट ले भी लिया है तो आप क्या करेंगे? उसको तुरंत रिपोर्ट करेंगे सरकार को कि सर मुझे ये गिफ्ट मिला है, आप बताएं क्या करना है, ठीक। ये है कोड ऑफ कंडक्ट। और भी बहुत बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन इतने से अपना काम चल जाएगा। इसमें आप 2-4-5 बातें बता देंगे तो एपीपीएससी इतना ही बड़ा, यही एपीपीएससी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसने पूछे, बस इतना उसे बता देना है जितना उसने पूछा है, ठीक। इसमें स्पेशली आप बताएंगे वो दोनों जो रूल बनाए हैं, ऑल इंडिया सर्विस वाला और सेंट्रल सिविल सर्विस वाला, उन दोनों को आप बता देंगे और वो उसमें अपना काम हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीफ सेक्रेटरी तो कर दिया था हमने यार, ये भी नहीं। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। शायद इस पर हुआ या नहीं हुआ है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं देख लूँगा, मेरे ख्याल से हो गया हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरीट मेरे ख्याल से बचा हुआ है अभी। करप्शन, examine the impact of the new economics policy on public enterprises in India। तो देखिए, जिस दिन वो पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करेंगे उस दिन ही इस पे बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है कल ही बात कर ले अगर टाइम मिला तब। रोल ऑफ कलेक्टर मैंने आपको समझा दिया था कि कलेक्टर के किन कौन से जिले पर रोल है। जितने काम कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी स्टेट में करता है उतने ही काम जिले पर एक जिलाधिकारी करता है, ठीक। तो चीफ सेक्रेटरी जो जो काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल करना, पॉलिटिकल कंट्रोल रखना, ठीक, सीएम के साथ सीधा रहना, कैबिनेट के नोट बनाना, उनका रिकॉर्ड रखना, ये सारे काम भी कहीं ना कहीं कौन करता है?
जिले पर जिलाधिकारी या डीसी करता है। ठीक, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन प्रोविजन पूछ रहा है वो किसके, आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के। आप पहले हमारी बात समझे, ये बात शुरू की जाएगी यहां से कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, पार्ट 4 है संविधान का। ठीक, जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। उसका एक आर्टिकल है 40। आर्टिकल 40 में ये प्रोविजन किया गया है कि स्टेट ये प्रयास करेगा, ये कोशिश करेगा कि वो क्या बनाए, पंचायत बनाए। क्या बनाए, पंचायत बनाए, ग्राम पंचायत के गठन की कोशिश करनी चाहिए। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि गांधी जी ये चाहते थे कि डेवलपमेंट गांव से आना चाहिए। गांधी जी का ये क्या था, एक विजन था, एक फिलॉसफी थी कि जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो कहां से होना चाहिए, गांव से होना चाहिए। गांव में ही सारी इंडस्ट्री होनी चाहिए, गांव में सबसे पहले रोजगार होना चाहिए, उसके बाद वो शहरों में जाना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट गांव से होना चाहिए। दूसरा बात ये थी कि गांव के लोगों को राजनीतिक रूप से अवेयर करना। आप मेरी बात समझ रहे हैं, रूट लेवल के आदमी को पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्या राइट है। वो राइट उसे तभी पता लगेंगे जब वो पॉलिटिकल अवेयर होगा, और पॉलिटिकल अवेयर होने के लिए उसे पॉलिटिकल सिस्टम में आना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, फिर उन चीजों को समझना होगा, और समझने के बाद वो क्या करेगा, समझने के बाद क्या करेगा, वो बनाएगा, राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाएगा। तीसरी बात, जो फीमेल है, फीमेल को भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अवेयरनेस पंचायत के लेवल से ही मिल सकता है, पंचायत के लेवल से मिल सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला कदम उठाया हमने, कब, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 की बात है। ये एक प्रोग्राम चलाया, वो प्रोग्राम चलाने के बाद इसका रिजल्ट को, क्या ये बेनिफिशियरी रहा लोगों के लिए या नहीं रहा, इसका रिव्यू करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई 1957 में। उसका नाम था BL मेहता। क्या नाम था बेटा उसका, BL मेहता। और BL मेहता ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसने ये बात कही कि बात तो बिल्कुल ठीक है सारी, लेकिन मेरा अपना एक पर्सनल मामला, व्यूज है मेरे पर्सनल, कि क्यों ना ग्राम पंचायत के लेवल पर एक 3 टियर पंचायतों का गठन करना चाहिए हमें, जो गांव के लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करे, गांव के लोग अपना डेवलपमेंट अपने आप करें, अपने सड़कें बनवाएं, अपने रास्ते बनवाएं, ठीक, अपना डेवलपमेंट अपने आप करना सिखाओ उन्हें। बोले अच्छा, बोले ठीक है। तब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली ग्राम पंचायत बनी, उसके बाद आंध्रा में बनी, ठीक। फिर एक कमेटी हमारे यहां लोगों ने बनाई, अशोका
मेहता, अशोक मेहता कमेटी बनाई। ये बात है 1977 की। बलवंत राय मेहता ने जो रिकमेंडेशन की उसने 3 टियर की बात की। किन की बात की? बलवंत राय मेहता ने 3 टियर की बात की गई कि विलेज लेवल पे क्या होनी चाहिए? पंचायत होनी चाहिए। मीडियम लेवल पर क्या होना चाहिए? ब्लॉक कमेटी होनी चाहिए। जिले लेवल पर जिला परिषद होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए। कोई बात नहीं, बातें मानने योग्य थी, मानी भी गई। उसके बाद 1977 में हमने पहली बार अशोक मेहता को पंचायती राज पर रिकमेंडेशन देने के लिए कमीशन बनाया, जिसके चेयरमैन कौन थे? अशोक मेहता थे। उन्होंने रिकमेंडेशन की कि पंचायत 2 लेवल पर होनी चाहिए, यानी कि ये वाला लेवल नहीं होना चाहिए, ब्लॉक कमेटी वाला। ठीक, कौन सा होना चाहिए? जिला परिषद का होना चाहिए और विलेज के लेवल पर पंचायत होनी चाहिए। ऐसी बहुत कमेटियां हमने बनाई, लेकिन पहली बार एक बिल आया, एक LM सिंह भी कमेटी बनाई, सिंह भी कमेटी बनाई। सिंह भी कमेटी बनाई। सिंह भी कमेटी बनाई। इन्होंने कहा कि पंचायत लेवल को, यानी कि पंचायतों को क्या होना चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए, संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए इन्हें। इसलिए पहली बार बिल आया 1773 का, और ये बिल आया 1991 में। ठीक, पंचायतों के लिए। और PB नरसिंह राव की सरकार थी। हालांकि सबसे पहले राजीव गांधी के समय में आया था, 85-86 में आ गया था, लेकिन उस टाइम ये पास नहीं हो पाया। लास्ट में आके पास हुआ ये सब 1992 में। और इसे 24 अप्रैल 1993 से इम्प्लीमेंटेशन दे दिया गया है इंडिया में, कुछ राज्यों को छोड़कर। बाकी में इसे इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। अब देखिए करा क्या है। एक तो हमने आर्टिकल देखे कौन कौन से, क्या क्या करा इनके साथ। देखिए आर्टिकल 40 में संशोधन किया, अमेंड किया, और आर्टिकल 243 से 243 ZD तक के हमने 243 ZD तक के आर्टिकल्स हमने बनाए। इसमें 43 में इनकी परिभाषा रख दी हमने, डेफिनेशन रख दी। 43 में सीट है, D में रिजर्वेशन, A में के में इलेक्शन। ठीक, ये सारी चीजें जैसे कि एक स्टेट पे काम होता है, जैसे केंद्र सरकार काम करती है, जैसे राज्य सरकार काम करती है, वैसे ही तरीके से इन्हें सारी जिम्मेदारियां हमने दे दी। और सारी जिम्मेदारियां देने के बाद पता निकाला कि भाई पंचायतों के पास भी वो डिसेंट्रलाइजेशंस हुआ है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, कि गांव के लोग 3 लेवल हैं, कहीं कहीं 2 लेवल भी हैं, कहीं कहीं 4 लेवल भी हैं। ठीक, तो 3 लेवल बेसिकली मान लें तो हमने कहा कि भाई जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनेगी, जो हर 5 वर्ष में अपने एक किसी मेंबर को सरपंच बनाएंगे। ठीक, जिसका टर्म 5 वर्ष होगा, सीधा डायरेक्ट इलेक्शन होगा,
कुछ छोटे छोटे वार्ड मेंबर बनेंगे और वो मिलकर सारे लोग उस गांव के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट वुमेन का हो, रिजर्वेशन महिलाओं को भी दिया जाएगा। ठीक, रिजर्वेशन उस गांव में रहने वाली जनसंख्या के आधार पर होगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, हैं, या ओबीसी हो और या फीमेल हो। ठीक, ओबीसी का है नहीं, लेकिन ओबीसी को राज्य सरकारें अपना अपना कर सकती है, एससी एसटी और वुमेन को है। ठीक, वो गांव के रोड, गांव के टॉयलेट, एसेट का एसेट जनरेट करना गांव में, गांव के लोगों को गांव में रोजगार देना। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उन्हें 29 काम दिए गए हैं, जिसमें 11th शेड्यूल हमने जोड़ा है, जिसमें 29 वर्क है किसके, पंचायतों के। इतने काम वो करेंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का, सोशल सिक्योरिटी में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ओल्ड एजर पेंशन बनवाना, गांव के लोगों को गांव में रोजगार देना, पंचायत लेवल पर खेतों तक जाने के रोड बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना, पशुशालाओं का ध्यान रखना, गोवंशीय पशुओं का संरक्षण करना। कितने, 29 फंक्शन काम है। तो अब आप देखें, जितना एक स्टेट की लेजिस्लेटिव यानी कि सीएम साहब मिलकर काम करते हैं, उतने काम गांव में होते हैं। इसलिए इसे कहा डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया, कि पावर कहाँ करती है हमने डेलीगेट, गांव के लोगों को करती। क्यों कर दी, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। समझे भाई, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। और जरूरत, आज ऑडिट भी होता है, इलेक्शन भी होता है हर 5 वर्ष में। ठीक, और जो सरपंच है उसकी एज मैंने आपको कई बार बताई है, 21 रहेगी, वार्ड मेंबर होंगे। अब बहुत सारे गांव मिलकर एक मध्यवर्ती, ठीक, जिसे कहते हैं ब्लॉक कमेटी या ब्लॉक लेवल की कमेटी का निर्माण करेंगे। उनके वार्ड मेंबरों का जो इलेक्शन होगा वो सीधे डायरेक्ट इलेक्शन होगा, लेकिन जो उसके जो अध्यक्ष का इलेक्शन होगा, ये वार्ड मेंबर मिलकर अपने में से किसी एक को बनाएंगे। उसके बाद जिला मिलकर पूरे जिले की जिला पंचायत होगी, जिनके मेंबर्स का इलेक्शन सीधा डायरेक्ट होगा, जनता द्वारा चुने जाएंगे। और जो उसका जिला अध्यक्ष बनेगा वो कौन होगा, वो जो जिला पंचायत सदस्य चुने गए, वार्ड मेंबर चुने गए मेंबर्स, उनमें से किसी एक को बनाया जाएगा। ठीक, महिलाओं को पूरा रिजर्वेशन 50%। तो यहाँ जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो ये पूछा है कि आप ये बताएं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन कैसे कैसे हुआ है। तो आप देखेंगे 43 में, ठीक, रिजर्वेशन दिया है, इलेक्शन की बात करी है, टर्म बताया गया है, ठीक, प्लस उनका ऑडिट होगा, ठीक, उनके लिए फाइनेंस का सिस्टम क्या होगा। तो इनके लिए खुद का फाइनेंस कमीशन ऑफ बनेगा स्टेट, वो है 243I में प्रोविजन किया गया है। तो सेम काम जैसे स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल में बैठ के कर रही है, वही काम जिले लेवल पर उसके गांव और उसके मध्यवर्ती जो ब्लॉक कमेटी है, सारे लेवल पर कौन काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि वो लोग करते थे। ठीक भाई, तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, सारी चीजें इन्हें भी वही मिली हैं जैसी गांव के लोगों को, वो सॉरी जिले के लोगों को जिले पे मिलती हैं, स्टेट के लोगों को कैपिटल में मिलती हैं। देखिए इसको कल डिस्कस करेंगे पीएमओ वाले को। ठीक, जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो देखिए जुडिक्शंस की जो अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की, तो उसका कुछ जुडिक्शंस है। जैसे एक होता है ओरिजिनली जुडिक्शंस,
ओरिजिनली जुरिसडिक्शन। देखिए ये ओरिजिनली जुरिसडिक्शंस जो है उसमें ये साफ साफ प्रोविजन किया गया है कि कभी, मतलब कहने का मतलब है एब्सोल्युटली राइट है उसके पास ये सुप्रीम कोर्ट के, अगर एक तरफ एक स्टेट है और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लिखो भाई सर, ठीक। दूसरी कंडीशंस, एक स्टेट इधर है और दो स्टेट इधर है। तीसरी कंडीशन, इंडिया के आधे हाफ स्टेट इधर हैं और हाफ स्टेट इधर हैं। चौथी कंडीशन, ऑल स्टेट एक साइड है, दूसरी साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऐसे कोई भी केस की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, दैट कॉल्ड ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस। और किसी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो ऐसे मुकदमों की सुनवाई कर ले। इसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस, ठीक। ये वो मामले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी संविधान सभा के लोगों ने जुडिशरी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी थी कि अगर दो या दो से अधिक स्टेटों में कोई डिस्प्यूट जनरेट होता है या सेंटर और किसी स्टेट गवर्नमेंट में कोई क्या होता है डिस्प्यूट जनरेट होता है, तो मामला कहाँ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आर्टिकल 143 भी ये बात कहता कि ऐसे मामले पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह ले सकते हैं, ठीक। जहाँ कुछ कानूनी दाव पेच के मामले हों जिनमें किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो, संविधान स्पष्ट कुछ ना कह रहा हो, वो क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। वो उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस में आते हैं। तो दो या दो से अधिक स्टेट या एक स्टेट इधर दो स्टेट उधर या आधे स्टेट इधर आधे स्टेट उधर, ऐसा कोई मामला हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइड और सारे स्टेट एक साइड हो, तब भी ऐसे मामलों की सुनवाई कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा और किसी कोर्ट के पास ये राइट नहीं है। बात समझ में आती है? क्यों भाई? तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस पे ये बातें यहाँ कही गई हैं और ये बातें ही वैलिड हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो क्वेश्चन। अब देखते हैं कोई तीसरा क्वेश्चन। What are the key element of the administration outline in the Kautilya अर्थशास्त्र? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र की आउटलाइन देखेंगे। Write the short note on the evaluation of local government during the British period. तो ब्रिटिश पीरियड में ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहनी है कि इतना सा बात बतानी है। ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहले 1881 में लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फाउंडर कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा गया। उस एक्ट में ये सारे प्रोविजन थे कि गांव के लेवल पर गांव की पंचायत है, लेकिन उसके पास उतने राइट नहीं थे जितने आज की हमारी इस पार्लियामेंट ने उन्हें दिए हैं, ठीक। उसके बाद सारे एक्ट जितने भी आए उसमें कुछ ना कुछ प्रोविजन इनके लिए किया गया। 1935 के एक्ट में भी था, 1919 का जो एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था उसमें भी इनके लिए प्रोविजन किया गया था, ठीक। लेकिन ये उतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक तो दिक्कत ये थी वोटिंग राइट बड़े कम लोगों के पास था। जैसे जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है उसे वोटिंग राइट था, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसे वोटिंग राइट नहीं था, ठीक। कुछ कम्युनिटी को वोटिंग राइट नहीं था, जो हमारी डिप्रेस क्लास थी उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था। तो ये उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन एक फाउंडर के रूप में एक कह तो सकते ही है कि नींव एक रखी गई थी वहां
फाउंडेशन वहाँ रखा गया था, जिसकी आगे चलकर क्या हुआ, वो आज एक अच्छा रूप ले गई और पॉजिटिव सेंस में गई, और गांव अब डेवलपमेंट अपने आप में कर रहे हैं। अगर आप गांव में जाके देखते हो तो ये गांव वो वाले गांव नहीं है 1947 वाले, अब ये गांव बहुत कुछ बदल चुके हैं। अब सारी शहरी सुविधाएं गांव के लेवल पर गांव के लोगों को मिल रही हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फाइनेंस कमीशन फाइनेंस देते ही हैं इन्हें, ठीक। और बाकी इनकी खुद की अपनी एक फंडिंग होती है, निधि होती है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो उसके जरिए अपना डेवलपमेंट करते हैं ये, ठीक। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव बेशक उन लोगों ने रखी, लेकिन जो आज पीक देखा जा रहा है वो किसने देखा है, 1992 के बाद से देखा गया है, जब 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने पास किया है उसके बाद से। हाँ, ये है कि कुछ लोगों में जागरूकता तो थी इसके लिए, ऐसा नहीं कि भाई कोई जागरूक नहीं थे या कोई जानकारी नहीं थी, तो इतना तो हम जानते थे कि ये लोग इतना काम करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।